तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से एक और नया एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ मैं हमारे फिरोज भैया के साथ और हमारे कैमरामैन हम आपके प्यारे राहुल रचवानी सर। तो देख लो, फिरोज भैया की बात मानना, हमारा बबल जो है देखो फिरोज भैया को कैसे पीछे फॉलो कर रहा है। अब बस फूट ही गया देखो बेचारा। प्यारे जो बच्चों नमस्कार, आपके जीतो भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आज फाइनली हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये उसका लेसन नंबर 1 है। मतलब हमने स्टार्ट ही किया है चैप्टर और कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत ही कट टू कट सारी चीजें बताएं ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हमने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, जो सबसे पहली यूनिट सामने आती है वो आती है स्थिर वैद्युतिकी, जिसके बारे में अपने को बात करनी है। उस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर में 2 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके बारे में आज अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा विद्युत विभव एवं धारिता, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। ये दोनों चैप्टर कंबाइंड मिलकर के बनाते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसके बारे में अपने को डिटेल में बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चैप्टर का फ्लो क्या क्या है। चैप्टर के फ्लो का मतलब है कि चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या क्या बने। जो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं ना कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक दिमाग में ना पिक्चर सी क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों को भी मैं सेम सजेशन दूंगा कि चैप्टर को लर्न करने का बेटर तरीका यही है कि आप चैप्टर की पिक्चर इमेज या जो आपकी जो पूरे चैप्टर की जो स्टोरी है या जो इमेजेस हैं उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास आवेश क्या होता है। तो इस चैप्टर में क्योंकि हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आवेश के बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी। क्या होता है क्या नहीं होता वो सब बात करेंगे अपन। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक होगा कि आवेश चीज क्या है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि किसी वस्तु को किस किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है, मतलब किस किस मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उनको चार्ज करने के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशों के गुणधर्म, कि इन आवेशों की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो सारी बातें आवेशों के बारे में ही चल रही है। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु को किस किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है, इसके अलावा आवेशों के गुणधर्म क्या है। तो बेसिकली सारी कहानी आवेशों पे ही चल रही है। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर का, जिससे कहीं सारे जितने भी टीचर्स हैं, मोस्टली टीचर्स, वो इसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 से ये 3 पार्ट वो छुड़वा देते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन 101% कूलाम्स लॉ पे आता ही है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ एक्चुअली 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वापस आवेशों के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली पूरा जो चैप्टर है ना वो सब आवेशों के ऊपर चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत प्यारा टॉपिक है ये भी। ठीक है, इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कुछ चुंबकीय रेखाओं जैसे ये जो 10th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा विद्युत द्विध्रुव। ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा टच आपको केमिस्ट्री में मिला था, जैसे HCl का जो अणु होता है वो एक विद्युत द्विध्रुव होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें से 101% क्वेश्चन आता है। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम और एक है हमारा गाउस का नियम। इन 2 टॉपिक्स में से 101% हर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, पर उससे पहले हमें विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर हम गॉस के लॉ पे जा पाएंगे। कई लोग इसको गॉस पढ़ते हैं, गॉस इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है, गाउस हिंदी में होता है, और फिर पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। तो ये आपके पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर का फ्लो। ये मैंने टोटल 8 पार्ट लिखे हैं, डजंट मीन कि 8 लेसन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ टॉपिक्स हमने क्लब करके भी लिख दिए, जैसे ये पूरा एक क्लब करके लिख दिया। तो फ्लक्स अलग पढ़ेंगे, गाउस का नियम अलग पढ़ेंगे या गॉस का नियम अलग पढ़ेंगे, और फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, वो है आवेश क्या है। बट उससे पहले यूनिट का मतलब समझ लेते हैं, फिर आवेश पे आएंगे। अच्छा, उससे पहले देखो आज का गोल भी लिखा हुआ है कि आज अपने को खत्म क्या क्या करना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर आवेश क्या होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कुछ बात चलेगी, और उसके बाद वस्तु को आवेशित करने की क्या क्या विधियां हैं। तो हमने जो भी पूरा चैप्टर का फ्लो देखा था उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट है कि आवेश क्या होता है
और वस्तु को आवेशित करने की विधियां कौन कौन सी है, वो 2 टॉपिक आज हम खत्म करेंगे इस लेसन में। ठीक है, गोल हमारा यही है आज का। तो देखो सबसे पहले चैप्टर जो है हमारा, यहाँ हम बोले यूनिट का जो नाम है वह स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, कहीं जगह विद्युतिकी लिखा हुआ होता है, कहीं जगह वैद्युतिकी लिखा हुआ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो तोड़ने के बाद मुझे 2 अलग अलग चीजें मिलती हैं। पहली जो चीज हमें मिल रही है वो स्थिर का मतलब होता है बेटा रेस्ट, मतलब जो रुका हुआ हो। ठीक है ना, स्टैटिक, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टैटिक, इंग्लिश में स्टैटिक है तो इसका मतलब भी रेस्ट ही होता है। ठीक है ना, और जहां हम वैद्युतिकी के बारे में बात करते हैं वहां पे बात आ जाती है आवेशों के बारे में। तो बेसिकली आवेश मतलब चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज सही है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, यानी आवेश गति नहीं कर रहे हो, स्थिर हो। इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी आपने 7th 8th में पढ़ा है। अब सर खुजलाओगे सर कब पढ़ा है, वो एक एग्जाम्पल था ना कि आपने कंगा लिया, सूखे बालों में रब किया, रब करने के बाद उसको जब पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा था ना, वो पढ़ लिया था ऑलरेडी आपने 7th या 8th क्लास में। वो स्थिर वैद्युतिकी का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या हो जाता है, वो आवेशित हो जाती हैं, फिर एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती हैं, या दूसरी आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करने लग जाती हैं। बस वही सारी कहानी इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है वो हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा आवेश क्या होगा, गति नहीं कर रहा होगा। गति नहीं कर रहा है इसका मतलब वो स्थिर अपनी जगह से कहीं जा नहीं रहा है। जब हम 3rd चैप्टर में आएंगे वो एक अलग यूनिट है। 3rd चैप्टर एक सिंगल यूनिट बनाती है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज वही रखती है। तो वो जो यूनिट है, वो जो चैप्टर है, उसके अंदर आवेश गति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3rd है उसमें आवेश गति करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम चले जाते हैं चुंबक के ऊपर। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो हमारी विद्युत क्षेत्र और ये आवेश वावेश से संबंधित है। फिर इसके बाद अपन चुंबक के क्षेत्र पे चले जाते हैं। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र वाले 3-4 चैप्टर आते हैं हमारे पास, और उसके बाद अपन एसी पे चले जाते हैं, मतलब हमारे घरों में जो करंट आ रहा है। ठीक है, फिर अपन लेंसेस वेंसेस पे चले जाते हैं। फिर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी, और इसके बाद अपन अर्धचालकों पर या सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस का एक, हम बता दें कि एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो इस पूरे के पूरे क्लास में ना हम क्वांटम फिजिक्स को भी खत्म करेंगे, जो सबसे लास्ट में हमारा आएगा। ठीक है, कुछ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक के टॉपिक भी खत्म करेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग आपकी फिजिक्स क्लास 12th में चलती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक जो पढ़ रहे हैं अभी अपन, वो टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं उसको। ठीक है, 11th और 12th के अंदर पूरे इंडिया के अंदर और आसपास की जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब वो कंट्रियां हैं जो 11th और 12th में फिजिक्स के हर छोटे छोटे टॉपिक का टच देती है। ठीक है, बहुत बेसिक आप लोगों को पढ़ाती है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो भी इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, ये हमारे भौतिकी की वो शाखा है, वो ब्रांच है, जिसके अंदर हम ऐसे आवेशों के बारे में, ऐसी वस्तुओं के बारे में गति करते हैं जिनमें आवेश क्या हो, स्थिर हो, गति नहीं कर रहा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में, कि भाई कैसे वो ये दूसरा, पहले वाला दूसरे पे बल लगा रहा है, ठीक है, कैसे उसको धक्का दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो सब अपन पढ़ने वाले, जिसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है बच्चों, अब पहली बात, इसकी डिस्कवरी कहां से हुई और किसने करी। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले थे और कोई नहीं, थेल्स। इनका नाम है थेल्स। इनको हम वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते, हम मैथमेटिशियन जरूर थे ये। ठीक है, एक गणितज्ञ थे जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। थेल्स की थ्योरम जो होती है, ठीक है, वो आप लोगों की क्लास 10th में आती है, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, मैथमेटिक्स में होती है। तो ये जो थेल्स था एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञानबाजी दे दूं, तो ज्ञानबाजी समझे कि जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, तो मतलब एंसेस्टर्स वगैरह, ठीक है, जो आदि मानव टाइप के होते हैं, तो ये भी कुछ उसी तरीके की थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जैसे हम इंसानों की बहुत वो होती है, मतलब जिज्ञासु होते हैं हम लोग ना, और अलग अलग चीजें जानने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश की वजह से हमारी फिजिक्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 चीजें ली। एक तो लिया ये, इसको हम बोलते हैं एम्बर, इंग्लिश में एम्बर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है एम्बर और हिंदी में इसको लिखते हैं अंबर। अरे आकाश वाला अंबर नहीं, अंबर इसका नाम है, ये स्टोन एक तरीके का।
ये स्टोन में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबने जुरासिक पार्क जरूर देखी होगी। उस जुरासिक पार्क के अंदर आप सबको पता है डायनासोर कैसे बनते हैं, एक मच्छर होता है और ट्रैप हो जाता है एक स्टोन के अंदर, है ना, एक पत्थर जैसा होता है, ठीक है, और वो उस मच्छर में से उसका वो ब्लड निकाल के डीएनए वीएनए निकाल के और फिर डायनासोर बना देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, अभी हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं पहुंचे हैं। तो वो जो पत्थर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, गोंद होता है, गोंद, पेड़ों में से गोंद निकलता है, वो सूख जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जो सूख जाता है ना तो ऐसा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ले लेता है, यही होता है एम्बर, ठीक है, अंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंबर लिया और अंबर को इन्होंने फर के साथ रब करा। अभी फर क्या चीज होती है, देखो पुराने जमाने में लोगों के पास ऑब्वियसली कपड़े वपड़े तो होते नहीं थे, ठीक है, तो सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, तो बचने के लिए क्या करेंगे, वो लोग देखते हैं यार भेड़ वेड़ सामने घूम रही है, पाल वाल के बैठे हैं, उनको तो ठंड नहीं लग रही, तो जो उनकी स्किन होती है, ठीक है, उनकी जो खाल होती है उन्हीं को अपने बॉडी पे लपेट लेते हैं। तो फर क्या होता है, कैट स्किन, यानी जो भेड़ की खाल है या बिल्ली की जो खाल है वो उसको अपन बोलते हैं फर, ठीक है। तो जब उन्होंने फर के साथ इस अंबर को रगड़ा, किन्होंने, इन थेल्स ने, रगड़ने के बाद ऐसे रगड़ा, देखा यार ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, तो तब से इस ब्रांच की डिस्कवरी हुई फिजिक्स की, जिसका नाम था स्थिर वैद्युत की, जहां पे हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं और रगड़ने से वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ अपने आप को आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो फिजिक्स की ब्रांच की इस डिस्कवरी का पूरा श्रेय जाता है थेल्स को, जो एक्चुअली एक गणितज्ञ भी थे और साथ के साथ एक आदि मानव टाइप का आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार, जैसे इंसान के साथ जिज्ञासु होते हैं, हम लोग भी होते ही हैं, ठीक है, वैसे ये भी थे, इन्होंने भी रगड़ा और इनको एक नई डिस्कवरी खोज कर ली, मतलब फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच के बारे में डिस्कवरी कर ली, ठीक है। चलो, तो आई होप सबको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, वो है विद्युत आवेश। इससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अच्छा इससे पहले अपन आवेश देख लेते हैं, फिर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो देखो आवेश क्या बोल रहा है हमें, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत आवेश अपने आप में कोई चीज नहीं है, ऐसे नहीं मेरे हाथ में आपको दिखने लग जाएगा ये आवेश, ऐसा नहीं होगा। आवेश को ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ना खुली आंखों से देख सकते हो, आवेश कुछ होता ही नहीं। आवेश ढंग से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का गुण है। सबने विशेषण पढ़ा ना बचपन में, 11th 10th तक होता था तुम लोग हिंदी में। तो विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताने वाला, दिखता थोड़ी ना, ठीक है। तो इसी तरीके से कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो इंटेलिजेंसी दिखती थोड़ी ना, ठीक है, कोई चीज थोड़ी ना, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका गुण है। तो वैसे ही कुछ पदार्थों का ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और साथ के साथ उसका अनुभव भी करते हैं। बेसिकली ये क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो दूर भाग में, दूर भाग, तो वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जिस क्षेत्र की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे उसके पास आता है ना उसको धक्का देता है, या अगर प्रोटॉन पास में आता तो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ये पदार्थ का वो गुणधर्म है जिसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ के साथ उसका अनुभव भी करता है। पर ये पदार्थ का गुण है, दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूं, मान लो, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मान लो कि मैं इंटेलिजेंस हूं, तो मेरी इंटेलिजेंसी दिखेगी थोड़ी ना, वो तो मेरा गुण है। वैसे ही पदार्थों का कुछ गुण होता है जिसको हम आवेश बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आवेश कितने तरीके के होते हैं, तो आवेश दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ये आवेशों के दो टाइप्स हैं, ठीक है, आवेशों के दो टाइप्स हैं। अब कुछ बच्चे जैसे वीडियो देख रहे होंगे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे आवेश हैं उसके दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसमें भी ऋणावेश को होल्ड करने का काम कौन करता है, मतलब किसके पास होता है ऋणावेश, किस पदार्थ के पास होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का पदार्थ कैसे बोल दिया, पदार्थ का गुण आपने क्लास 9 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री में। पदार्थ क्या होता है, वो सारी चीजें जो स्थान घेरती हो, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो, उसको हम पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, मैटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है यानी पदार्थ है। ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी अपने को, केमिस्ट्री में वैसे सबने पढ़ी होगी।
9.1 इंटू 10⁻³ का 31 kg, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ये है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नेग्लिजिबल। कितना लिखा? 10 की घात माइनस 31, 0.0000 लगा दो तुम 0 30 बार, फिर 9 लिख दो, ठीक है, इतना बड़ा है। सो बेसिकली ये जो द्रव्यमान है ना इलेक्ट्रॉन को, बहुत कम है, लेकिन है तो सही ना। तो ये एक तरीके का पदार्थ है, और इस पदार्थ का एक गुण है कि ये अपने पास में ऋणावेश को होल्ड करके बैठा है। ऋणावेश को होल्ड करने का मतलब है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और प्रोटॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आवेशों के दो टाइप्स में जो ऋणावेश है वो किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। यानी दूसरे इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने या दूसरे प्रोटॉनों को आकर्षित करने का गुण इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है। तो ये ऋणावेश को होल्ड करके बैठा है, इसके पास ऋणावेश है, ठीक है, इससे बना हुआ नहीं है, बस गुण है इसके पास ऐसा। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ऐसे ही धनावेश को होल्ड करके बैठा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी एक तरीके का पदार्थ है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका भी द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 kg। ये दोनों चीजें आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक पदार्थ है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी एक पदार्थ है। तो दोनों कुछ ना कुछ आवेश अपने पास रखे हुए हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ गुण हैं। इसके पास जो गुण है उसका नाम ऋणावेश है, इसके पास जो गुण है उसका नाम धनावेश है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है उस आवेश की वैल्यू है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, घोट के पी जाना इसको तो तुम, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, बहुत बार काम आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इतना आवेश होल्ड करके बैठा है अपने पास में, मतलब कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म या न्यूमेरिकल टर्म्स में या आंकिक मान के बारे में बात करूं, आवेशों के बारे में, भाई मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इतना बल लगा रहा है यार, है ना, उसके पास इतना क्या बोलते हैं ऋणावेश है, कितना है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने इतना बता दिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लास्ट में चीज आ रही है, वो है सी का मतलब क्या होता है? शायद तुमने 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आता है, विद्युत धारा वाला। तो ये जो सी है, सी का मतलब है किससे? कूलाम से। तो आवेश कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उसको व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। तो आंकिक मान तो ये रहा, और मात्रक कितना है इसका? कूलाम। तो आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो मात्रक होता है उसका वो होता है कूलाम, ठीक है। तो ये आवेश का हमारा मात्रक आ गया। हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप अच्छे से समझें, वो ये है कि प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है। प्रोटॉन पे भी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश होता है, लेकिन पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में, क्योंकि प्रोटॉन के पास कैसा आवेश है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश है? ऋणावेश। टोटल करोगे ना, ऐड करोगे तो टोटल हो जाएंगे 0। मान लो मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल हाइड्रोजन का लेते हैं, चलो। सबको पता है हाइड्रोजन का जो नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है, पहले नंबर पे आता है। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास इतना आवेश है नेगेटिव में, और एक प्रोटॉन है इसका मतलब इसके पास इतना आवेश है पॉजिटिव में। अगर मैं आपसे पूछूं इस पे टोटल चार्ज कितना है, आप बोलोगे 0, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश ऐड हो जाते हैं। अब ये कहां से आया? आवेशों के जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म, उसमें पढ़ेंगे कि आवेशों को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश होता है, और प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम आवेश होता है। दोनों में सेम आवेश होता है, परिमाण समान है, बस इसमें धनात्मक और इसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहां से जो नई चीज निकल गई वो थी कूलम। तो कूलम क्या होता है? कूलम हमारे आवेश का एसआई मात्रक होता है। एसआई की फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसके अंदर इसका जो मात्रक है वो क्या है? कूलम। और भी होते हैं, सीजीएस मात्रक के बारे में बात करूं तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन, ठीक है। वैसे इतना कोई पूछेगा नहीं, बट यू शुड नो, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसमें सीजीएस का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट में, उस मात्रक पद्धति में इसका मान है स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। मेन चीज आपको याद रखनी है, इसका ऐसे ही मात्रक कितना होता है? कूलम, बस। अब एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए आप लोगों को, वो है कूलम का डायमेंशन, यानी उसकी विमा। अब क्लास
10th में वापस जाओ और वैसे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। ऐसे क्यू किसके इक्वल आया, I इंटू टी के। करंट को यानी धारा को किस में मापोगे, एम्पियर में, और इसको सेकंड में। तो अगर मैं किसकी इस आवेश की कूलाम का विमा निकालने जाऊंगा तो कितनी आएगी, देखो ए के लिए A1 और समय के लिए T1, तो इसकी आपको विमा याद रखनी पड़ेगी, वो है हमारे पास A1 T1। ठीक है, बहुत हेल्प करेगी आगे, तो आप इसको अच्छे से ना दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास आवेश की विमा भी आ गई है A1 T1। ठीक है, होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई हो। चलिए, अब हमारे बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको बता दूं क्या है। एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा है कि भाई हमारे पास एक सिल्क का थ्रेड है, मतलब एक धागा है रेशम का। वो रेशम का धागा क्या होता है, राखियां वाखियां होते हैं ना, उसमें सॉफ्ट सा धागा होता है, बिल्कुल वो वाला, सूत वाला नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो धागा होता है, वो रेशम का धागा लिया और उसको ग्लास रॉड उससे लटका दी। पर उससे पहले हमने ग्लास रॉड यानी कांच की छड़ को, जो कांच की छड़ होती है उसको जो सूत का कपड़ा होता है ना उसके साथ रब किया है। ठीक है, तो जैसे ही आप ग्लास रॉड को सूत के कपड़े के साथ रब करते हो, मतलब उसको रगड़ते हो, तो रगड़ने की वजह से आपकी कांच की छड़ धनावेशित और सूत का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। अब कांच की छड़ धनावेशित क्यों हुई, सूत का कपड़ा ऋणावेशित क्यों हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, घबराओ मत। तो कांच की छड़ को जब अपन सूत के कपड़े के साथ रब करते हैं तो क्या हो जाता है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और सूत का कपड़ा ऋणावेशित। चलो उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं जो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गतिशील आवेश है, मतलब वो गति कर सकता है, प्रोटॉन नहीं कर सकता। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से निकल के, एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में आ जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसी हो जाती है, हो जाती है धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो कैसे हो जाते हैं, ऋणात्मक। अब ध्यान से समझना, मान लो इस कांच की छड़ के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। अभी बता था ना, जैसे आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब वो उदासीन था विद्युतीय रूप से। अब मान लो सूत के कपड़े के पास 12, एक एग्जांपल दिया है, ऐसा मत सोच रहे इतने होते हैं, तो इस पे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 इसके पास प्रोटॉन है, मान लो ये भी स्टार्टिंग में उदासीन ही था। ठीक है ना, ऐसा कुछ है इसके पास। अब क्या हुआ, अब जैसे दोनों को रगड़ा गया ना, तो रगड़ने की वजह से क्या होता है, रगड़ने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। कौन सी ऊष्मा, रगड़ा ना, काम किया, ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। दो चीजों को हाथ को रब करो, गर्मी मिलती है सर्दियों में, क्यों, रब करने से ऊष्मा उत्पन्न हुई, घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुई, काम किया, वो किसी ना किसी रूप में तो कन्वर्ट होगा ना, तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो ऊष्मा है उसको किसने एब्जॉर्ब किया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित करने के बाद वो यहां से जंप मारे और यहाँ पे चले गए, यहां से जंप मारा और यहाँ पे चले गए, यहां से जंप मारा और यहाँ पे चले गए। तो क्या हुआ, मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, 2 गए तो कितने बचे, 8, यहाँ पे 2 बढ़ गए यानी 14 हो गए। अब खुद देखो, प्रोटॉन तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब वस्तु कैसी है, धनावेशित, वस्तु कैसी है, धनावेशित। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 10 के बजाय, अब यहाँ पे ओके मैंने थोड़ी गड़बड़ लिख दी, यहाँ पे 12 लिखना था, 12 थे। तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिसमें चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है सर, मैंने आपको रीजन बताया अभी, रगड़ने से कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई, उस ऊष्मा को किसी भी एक मटेरियल के, किसी भी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉनों ने अवशोषित करा, और अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जंप मार के दूसरी बॉडी में चले गए। ठीक है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले गए, जिसमें से निकले, जैसे मान लो मेरे में से निकले और इस पेंसिल में चले गए, मेरे में से निकले मैं धनावेशित हो, है ना, मैंने कुछ दे दिया इसको,
है ना, मैं धनी हो गया, ऐसे समझ लो। और इसके पास चले गए, इसने मेरे से इलेक्ट्रॉन लिए, छीन लिए, तो ऋण लिया मेरे से, उधार लिया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों को। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, सर कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींचे? ये भी तो ऋणावेशित हो सकती थी। सूत का कपड़ा ही क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कांच की छड़ के साथ कि उस बेचारी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ गए और सूत के कपड़े को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ गए? भाई आपने बताया कि दो चीजों को रफ करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन क्या वो ऊष्मा सिर्फ कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन ही अवशोषित करेंगे क्या? सूत का कपड़ा भी तो अवशोषित कर सकता था। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में से क्यों निकले फिर? तो उसके पीछे रीजन है नाभिक का, किसका नाभिक, किसका न्यूक्लियस। ठीक है, ज्यादा प्रभावी है, पावरफुल है। अब कांच की छड़ का अगर मैं कंपैरिजन करूं सूत के कपड़े के साथ, तो कांच के छड़ का जो नाभिक है उसके इलेक्ट्रॉन है ना नाभिक से बहुत दूर है, मतलब नाभिक उन पे बल तो लगा रहा है लेकिन बहुत कम। अब मान लो जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे भर भर के, 60 एक बच्चे बैठे, बहुत लंबी क्लास है, मैं एक टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो वो सबसे पीछे वाले बच्चे पे मेरा जो एक, समझ रहे हो आप मेरी बात, मेरा जो प्रभाव है वो बहुत कम जाएगा। तो पीछे वाला जो बच्चा है वो निकल के बाहर चला गया, थोड़ा सा मेरा इधर उधर ध्यान गया, निकल गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा हुआ कांच के, कि कांच के नाभिक का इलेक्ट्रॉन ना, कांच के जो हमारा जो नाभिक था इसका जो पावर है ना वो बहुत कम है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना पावर नहीं लगा पा रहा, इतना उसको बल नहीं लगा पा रहा उसके ऊपर, ताकि उसको अपने पास थाम के रख सकें। तो जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होके निकल जाता है दूसरी बॉडी में। जबकि दूसरी तरफ सूत के कपड़े का जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन उसके काफी पास में, तो बोले मैं तो तुझे जाने ना दूंगा। ठीक है, जाने नहीं देंगे तुझे, तो इसको जाने नहीं देगा ये। ठीक है, जब जाने नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्यों निकलेगा? तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस में से निकलना है, किस में से जाना, वो उसके, हम ऐसा बोल सकते हैं उसके अणु के आकार पर या परमाणु के आकार पर निर्भर करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के साथ कितना बंधा हुआ है। अगर वो ज्यादा पावरफुल तरीके से बंधा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा जरूरी थोड़ा ना जैसे मेरे पास सेल फोन है ना, और मेरे पास पेंसिल है, मैं बोलूँ रगड़ू, क्या दोनों आवेशित हो जाएगी? नहीं। तो हर दो वस्तु को रगड़ने से भी वस्तु आवेशित नहीं हो जाती है। वस्तुएं तभी आवेशित होगी जब एक इलेक्ट्रॉन दे सके और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले सके। अगर दोनों में से कोई देने को तैयार नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? और जब निकालेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है वस्तु आवेशित नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ज्ञानबाजी कर ली मैंने, तो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या भाई, कि ग्लास रॉड को तुमने सूत के कपड़े के साथ रब करा, तो जो सूत का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो गया और ग्लास की रॉड जो है यानी कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो गई। ठीक है, एक और आपने चीज लिया, आपने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक है ना, और प्लास्टिक की छड़ को फर के साथ आपने रब करा। फर मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको इंग्लिश में कैट स्किन बोलते हैं। ठीक है, भेड़ की खाल या बिल्ली की खाल जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये आपने लिया, ऊन भी ले सकते थे इसकी जगह। ये जैसे आप लोगे, प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी और ये धनावेशित हो जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक की छड़ के अलावा आप जो है इसकी जगह एक और चीज ले सकते हो, जैसे आप जो अपन ने पीछे पढ़ा था अंबर, वो ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप एबोनाइट की छड़ भी ले सकते हो। ठीक है, एबोनाइट के बारे में अपन बात करेंगे ना, एबोनाइट क्या होता है उसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो एबोनाइट जो है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब हम इसको फर के साथ रब करते हैं तो हमारी जो प्लास्टिक की छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है और फर जो है वो आपका धनावेशित हो जाता है। अब समझा मेरी बात, कि जब मैं एक ग्लास रॉड को मतलब कांच की छड़ को जो आवेशित है उसको लटका दिया, दूसरी कांच की छड़ को उसके पास में लेके जाता हूँ। मान लो मेरा सेल फोन है ना, ये एक छड़ है ना, कांच की छड़, दिखता नहीं रहा छड़ जैसा, पर मान लो है ना, अब तो दिख रहा है, आप दिख रहा है। तो अब देखो इसके पास, इसको लेके गया, दूर जा, ये भी दूर जाएगा, ऐसे दूर दूर। ऐसे ही प्लास्टिक की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास, ये भी ऋणावेशित, ये भी ऋणावेशित, फिर दूर चले गए। फिर मैंने ग्लास की छड़ को लटकाया इस बार और प्लास्टिक की छड़ को लेके गया, पास लेके चिपक रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो समान आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय का मतलब होता है समान, एक जैसे, लाइक। तो जो सजातीय आवेश होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं, बोले दूर भाग मेरे से। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज। और विजातीय आवेश जो होते हैं, विपरीत आवेश जो होते हैं, वो बोलते हैं पास आजा भाई। तो जो चीजें हैं पास पहुंच जाती है, अट्रैक्ट होने लग जाती है। ठीक है,
तो समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं। ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से एक और नया एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं मैं हमारे फिरोज भैया के साथ और हमारे कैमरामैन हम आपके प्यारे राहुल रचवानी सर। और हम यहाँ पे आपके बचपन में जो तुम छोटे छोटे है ना बबल बनाते थे ना, सोप बबल बनाते थे, उसी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो देखो हमने यहाँ पे ना सोप बबल ले लिया, मतलब ये सोल्यूशन बना लिया है। वो घर में हमारे पास डिटर्जेंट होता है ना, बस उसी को पानी में मिक्स करा है और बस उसके देखो हम सोप बबल बनाएंगे। तो ये सोप बबल हमने बना लिया। अब देखो फिरोज भैया इसके साथ एक जादू करेंगे। फिरोज भैया देखो इनके पास एक छड़ लेके जाएंगे और ये देखो इसको कैसे अपनी तरफ है ना एक खींच रहा है। देखो देखो कैसे इसकी तरफ जाता जा रहा है। फिरोज भैया की बात मानना हमारा बबल, अरे फूट गया हमारा बबल यार। तो देख लो फिरोज भैया की बात मानना हमारा बबल जो है, देखो फिरोज भैया को कैसे पीछे फॉलो कर रहा है। अब बस फूट ही गया, देखो बेचारा बड़ी मेहनत से बन रहा है हमारा और बबल देखो कैसे फूट जाता है। तो बच्चों आई गेस ये भी सबको समझ आया होगा कि हमने कैसे प्लास्टिक की रॉड को जो है फिरोज भैया के सूखे बालों के साथ रगड़ा है। इन्होंने आज अपने बालों में तेल नहीं लगाया क्योंकि आज हमको एक्सपेरिमेंट करना था। तो देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। इन्होंने आपने सर पे आज तेल भी नहीं लगाया ताकि हम अपनी रॉड जो है उसको चार्ज करके बता सकें। तो इसमें भी हमने सेम लॉजिक लगाया कि प्लास्टिक की रॉड को जो अपने सूखे बालों से रब करा तो वो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। और ये जो अनावेशित हमारा बबल था इसको ही क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। आई होप सबको समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों देखो जैसा हमने पढ़ा स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कि भाई जब अपन किसी भी चीज को दूसरी चीज से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से वो क्या चीज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। यहाँ पे हमारे फिरोज भी आपको दिख रहे होंगे और इनके सूखे सूखे बालों से हम क्या कर रहे हैं, पीवीसी का जो टुकड़ा है उसको क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं और इसके साथ अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखो बच्चों ये पीवीसी का जो टुकड़ा है वो प्लास्टिक का एक टुकड़ा है और जब अपन इसको रगड़ते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब ऋणावेशित हो जाता है। अब इस ऋणावेशित वस्तु को जब किसी भी दूसरी वस्तु पे लेके जाते हैं जो कि या तो निरावेशित हो सकती है या तो धनावेशित, तो क्या होगा, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो देखो हम यहाँ पे नल के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो फिरोज भी आपको करके बताएंगे। फिरोज भी बच्चों को बता दो भाई कैसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बच्चे बिलीव कर लेंगे अपनी बात पे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो फिरोज भी आपको करके बताएंगे। तो देखो ये पानी जो है इनकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, इत्तू बित्तू जिम्पतूता हो गया ये, है ना। और ये जादू हो रहा है देखो आप लोग। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने जब इसको रगड़ा तो रगड़ने की वजह से हमारा जो प्लास्टिक का रॉड है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया और हमारा जो पानी है इसकी तरफ क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो आई होप सबको दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। और आपको ये जो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है हमारे मनीष सर की, आपके प्यारे मनीष सर की, ठीक है, जिनकी आवाज तो आप सुनते ही हो, सब बहुत बुलंद बोलते हैं। आगे अपन पढ़ने वाले हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां कि किस किस तरीके से आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे चैप्टर में 3 मेन तरीके दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप वस्तु को आवेशित कर सकते हो। पहला आपका मेथड है घर्षण के द्वारा, यानी बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा चालन के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं कंडक्शन, यूजिंग कंडक्शन, इसको बाय कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा प्रेरण के द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय इंडक्शन, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ चुके हैं। घर्षण के अंदर दो वस्तु को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए, एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में चले गए, जिसमें से निकले वो धनावेशित, जिसमें चले गए वो ऋणावेशित, है ना। जिसने दिए वो धनी हो गया ना, मैंने पैसे दिए, मेरे पास पैसा था, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, मैंने तुमको दिया तो मैं धनी हो गया, ठीक है। और जिसने लिए, जो ले रहा है, वो ऋणी हो गया, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार देखेंगे, फिर चालन देखेंगे, फिर प्रेरणा देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं बाय फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बस थोड़ा आप लोग बोलो कि नोट्स वोट्स कहाँ हैं, तो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारे पास है ऊष्मा, इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ, ये ऊष्मा हो गया है, ये ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित और जिसमें चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। जो मैं बोला वही तो लिखा है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो भी हम पढ़कर आए हैं, जैसे कांच की छड़ को जब सूत के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और सूत का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, जो भी अपन एग्जाम्पल देखा। इसके बाद जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊन का कपड़ा जो होता है वो धनावेशित हो जाता है, ठीक है। एबोनाइट क्या होता है, ये है आपका एबोनाइट। एबोनाइट एक कंडेंस रबर होता है। कंडेंस रबर का मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं जो रबर होता है ना जो अपन यूज करते हैं मिटाने में, वो इतना कंडेंस नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास नहीं होते।
लेकिन एबोनाइट जो है एक ऐसा रबर है जिसके मॉलिक्यूल्स अणु बहुत पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है, तो काफी हार्ड सा रबर होता है, उसको हम बोलते हैं एबोनाइट, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, दिख रहा होगा आपको, ऐसे छड़ के रूप में मिलता है, जैसे ये ना ऐसे कुछ मिलता है, बट काफी हार्ड होता है रबर ही, लेकिन काफी हार्ड है, ठीक है। जैसे टायर वायर होते हैं वो भी रबर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो काफी हार्ड होते हैं, समथिंग लाइक दैट, वैसे कुछ होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं चालन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बाय कॉन्टैक्ट या फिर कंडक्शन। अब कंडक्शन या कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि कोई एक आवेशित वस्तु, मान लो ये वस्तु है, इसके पास कुछ आवेश है ना, मैं चाहता हूं ये दूसरी वस्तु जो निरावेशित है, इस पे कुछ आवेश नहीं है, इस पे कुछ आवेश नहीं है, और मैं चाहता हूं ये आवेशित हो जाए। इसको आवेशित करने के लिए मैंने क्या करा, ये जो आवेशित वस्तु थी इसके कांटेक्ट में इसको ले आया, तो जैसे इसको इसके संपर्क में लाया, चिपकाते ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए, लेकिन शर्त है कि दोनों वस्तुएं जो है वो चालक होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर दोनों वस्तुएं चालक नहीं हैं, दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति नहीं कर सकता, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। दोनों वस्तुओं का कंडक्टिंग होना कंपलसरी है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का चालक होना कंपलसरी, चालक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जब दो वस्तुएं हैं, एक धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित है, और दोनों चालक हैं, दोनों के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाए, तो आवेशों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों पे समान आवेश नहीं आ जाते, ठीक है। देखिए लिखा है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, ठीक है। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तु पर समान आवेश ना आ जाए, लेकिन समान आवेश तभी आएंगे जब दोनों वस्तुएं आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए ये हमारे पास एक गोला, ये जो गोला है ये है आवेशित, ये हमारा चालक गोला है, ये हमारा चालक गोला है, ठीक है ना, और ये हमारा अचालक स्टैंड है। सबने रेलिंग देखी होगी ना, वो सीढ़ियों के पास में लगी होती है, सीढ़ियों के पास में जो रेलिंग लगी हुई होती है ना, उसपे सब मेटल का स्फीयर होता है ना, गोला होता है, स्टील का बना हुआ होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, बड़ा सारा होता है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे हमने लिया है, एक बहुत बड़ा मेटल का यानी चालक का गोला है, बहुत बड़ा सारा, या छोटा सा भी ले सकते हो, ठीक है, और उसको एक स्टैंड से लगा दिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आवेशित, मतलब जो आवेश जिसमें से आवेश प्रवाहित ना हो या विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, वो अपन ने नीचे लगा दी। मान लो ये नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, ये अचालक, इस पे गोला लगा, ऐसा मैंने डिजाइन बना दिया, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ग्राउंड में नहीं चले जाए। तो ये जो चालक गोला है, मान लो ये आवेशित है, मान लो ये आवेशित है, तो ये चालक गोला है, तो आवेश कहां पे रहेंगे, इसके सतह पर। सर ये भी एक क्वेश्चन है कि जब किसी चालक वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेश हमेशा क्या रहते हैं, उसके सतह पर क्यों, रीजन बताइए सर। तो सिंपल सा रीजन है, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, चालक के बारे में बता रहा हूं, तो मान लो तुमने आवेश दी बीच में, सेंटर में जाके बैठे साहब, है ना, बैठे, अब मेरे पास वाला मेरे जैसा है, तो मैं उसको धक्का दूंगा, अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, मैं इधर वो उधर, ठीक है, जाते 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 दोनों, मान लो ये दोनों समान आवेश बीच में थे, जाते 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 दूर धक्का दिया, धक्का, कितना दूर जाओगे, कितना दूर, चालक की बाउंड्री तक ही तो जाओगे, मतलब उसकी सतह तक ही तो जाओगे ना, उसके बाहर तो नहीं जा सकते। इसीलिए जो आवेशित वस्तु होती है, अगर वो चालक है तो, और वो आवेशित है तो आवेश उसके हमेशा किस पे रहेंगे, सतह पर रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कहां रहते हैं, क्या रह सकते हैं, सतह पर। भाई सतह छोड़ के थोड़ा चले जाएंगे, ठीक है, मेरा घर है, मैं बहुत गुस्सा हूं घर वालों से, इट डजंट मीन कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो आवेश, ऐसा तो नहीं है आवेश को छोड़ के, मतलब गोले को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, मान रहा हूँ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना ये चालक को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो किस पर रहेंगे, सतह पर, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। दूर कैसे रहेंगे, सतह पर चले जाएंगे, ठीक है, और सतह पर भी एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। एक समान वितरण का मतलब हर जगह एक जैसा आवेश, तो एक समान रूप से क्या हो गए, वितरित हो गए, ठीक है। तो जब ये आवेशित गोला है जिस पर कुछ ना कुछ आवेश है, जब इसके साथ एक दूसरा गोला कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, अब ये जो गोला है ना, ये निरावेशित है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये मस्त है ना, मेरे पास तो कोई आवेश नहीं है। तो जब हम
इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जिसमें पहले के ऊपर धनावेश था और दूसरे पे कोई आवेश नहीं था। ये आवेशित था, ये निरावेशित था, तो हम लिख देता हूँ ये आपका आवेशित है और ये आपका निरावेशित या अनावेशित। तो जब मैं दोनों को कॉन्टैक्ट में लाऊंगा ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इसी की कॉपी बनाई मैंने तो, ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। मतलब जो आवेश हैं वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। जब वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, दोनों पे बराबर बराबर आवेश हो जाएंगे। मान लो इस पे स्टार्टिंग में 2 कूलाम आवेश था, मान, तो वितरण के बाद इस पे 1 कूलाम आ जाएगा और इस पे भी 1 कूलाम, ठीक है। तो जैसे मैंने काउंट करके बना 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो इस पे भी 4 और उस पे भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। बना देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश जाते हैं। इस तरीके से चालन के द्वारा, इसका नाम चालन या बाय कांटेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि हम दो वस्तुओं को संपर्क में ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम दोनों को संपर्क में लाते हैं, दोनों पे समान आवेशों का वितरण हो जाता है। कंडीशन ही है दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं, वो है हमारे पास प्रेरण के द्वारा। प्रेरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, भू संपर्कित करना क्या होता है, भू संपर्कित कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग। सब बच्चों ने पहले कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा अर्थिंग का। जैसे हमारे घरों में सॉकेट होता है ना, 5 पिने होती है उसमें, ऐसे 5 सॉकेट बटन के पास जो होता है, ये बटन तुम्हारा, ये सॉकेट है ना, इसके अंदर ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, एक ये दोनों फेज होते हैं। ये वाला जो आपको बीच में होल दिख रहा है ना, जिसमें जनरली कुछ नहीं भी लगाओगे तो भी कुछ नहीं होता, तो ये अर्थिंग का पॉइंट है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का नाम से समझ आ रहा है। अर्थिंग का मीनिंग या भू संपर्कित का मीनिंग क्या होता है कि हम उस चीज को अर्थ से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, हम उस चीज को अर्थ से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, अर्थ के संपर्क में लाते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी धरती माता पे सबसे बड़ा चालक अर्थ खुद ही है, धरती माता खुद ही है। तो जब भी किसी चीज को, किसी भी आवेशित चीज को अगर मैं धरती के कॉन्टैक्ट में लाऊंगा, मान लो ये बोर्ड आवेशित है, उसमें बहुत सारा आवेश है, और मेरे पैर में मैंने कुछ नहीं पहन रखा, मेरे पैर जो है कोई स्लीपर्स नहीं, कोई चप्पल वप्पल, कोई जूते वूते नहीं, मैंने उसको टच किया। टच करने के बाद मैंने क्या किया, अब ज्यादा टच करूंगा ना तो ये कुछ शो करने लग जाएगा। जैसे मैंने टच किया, मेरे थ्रू इसके अंदर जितना भी आवेश हो किस में चला जाएगा, ग्राउंड में। इसको मैंने बोल दिया भू संपर्कित। भू संपर्कित का मतलब क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को, किसी भी कंडक्टिंग चीज से, किसी भी चालक वस्तु से हमारी धरती माता से उसके संपर्क में लाया जाए। जैसे मान लो गोला अपन लेंगे, तो भू संपर्कित का मतलब होता है ये, ऐसे बनाते हैं भू संपर्कित फिजिक्स में। हम 3 लाइनें बना देते हैं। 3 लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने इसको एक चालक तार के द्वारा किससे जोड़ दिया, धरती माता से जोड़ दिया। जैसे धरती माता से जोड़ा, ये वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज और अच्छे से समझें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वस्तु पर काम आएगी इसलिए बता रहा हूं मैं, धनावेश हो और आपने उसको भू संपर्कित कर दिया मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के ग्राउंड में चले जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव चार्ज गति नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि इसको धरती माता के कांटेक्ट में लाने से, इसको भू संपर्कित करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो धरती माता में चले जाएंगे, तो आप गलत हो। गति कौन कर सकता है, सिर्फ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन धरती माता से निकलेंगे और इस वस्तु को निरावेशित करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, निरावेशित कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज दे दो, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज की कमी है ना उसके पास, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दे दो, दे दे न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो अगर ये धनावेशित है तो कुछ इलेक्ट्रॉन धरती माता से निकल के इसमें चले जाएंगे ताकि उदासीन हो जाए। लेकिन अगर मान लो ये ऋणावेशित है, ठीक है, और आपने इसको ग्राउंड किया, भू संपर्कित किया, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर किस में चले जाएंगे, ग्राउंड में, क्योंकि ये ऋणावेशित है, ठीक है। तो धनावेशित तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इसमें जाते हैं, और ऋणावेशित है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाते हैं, मतलब अर्थ में, धरती माता में, ठीक है। तो आई होप सबको अर्थिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण में क्या होता है, जैसे मैं क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बच्चा हूँ ना, मैं बहुत क्लास का काफी सिंसियर बच्चा हूँ, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसको प्रेरित करूंगा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला आगे, जैसे हम आप लोगों को करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं ना, मोटिवेशन, समथिंग लाइक दैट।
प्रेरित करना, ठीक है। मोटिवेशन या प्रेरित करना, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि प्रेरण के अंदर या इंडक्शन के अंदर एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न करती है, प्रेरण के द्वारा उसको कन्विंस करती है, उसको मोटिवेट करती है कि आवेश जो उसमें उत्पन्न हो जाए। कैसे वो देखना, देखो जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाते हैं। इस परिघटना को इस परिघटना को बोल सकते हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको क्या बोलना चाहता है। मान लो ये गोला है, इस पर कोई आवेश नहीं, ये अनावेशित है। क्या ये अनावेशित, वही है नीचे हमारा एक क्या बोलते हैं, ये हमारा चालक गोला है और ये हमारा अचालक स्टैंड है। तो हमने क्या करा, हम इसके पास में एक आवेशित छड़ लिया है। मान लो कांच की छड़ है, कांच की छड़ पर कैसा आवेश था, धनावेश, ठीक है। तो जब इस कांच की छड़ को इस अनावेशित गोले के पास मिलाया जाता है तो कांच की छड़ क्या करेगी, इस गोले में दो तरीके के आवेश हैं, इसमें धनावेश भी, इसमें ऋणावेश भी, चिपके हुए, कोई खींचने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अलग करने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा ये कि ये जो धनावेश है ये इस गोले के नेगेटिव आवेशों को, ऋणावेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यहां पे कौन से आवेश आ जाएंगे इसकी सतह पर, इसकी सतह पर आ जाएंगे ऋणावेश। और जो समान आवेश है यानी जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहां चले जाएंगे, दूर वाली सतह पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर रहना चाहते हैं, प्रतिकर्षित होंगे, दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पीछे चले गए इसके। समझे आप इस बात को कि जब किसी रॉड को, किसी भी आवेशित छड़ को या किसी भी आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के निकट लाया जाता है तो जो पास वाली सतह है उस पर विपरीत आवेश आ जाता है क्योंकि उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जो समान आवेश है वो दूर की तरफ, दूर वाली सतह पर चले जाते हैं क्योंकि उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही मैंने, अलग तो हो गए आवेश, सेपरेट तो हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने छड़ को दूर करा ना ये सारे मिक्स हो जाएंगे, ये वापस एक दूसरे से मिक्स होकर के वापस उदासीन हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसके पास में इसको भूसंपर्कित करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भूसंपर्कित करेंगे। काम कर रहे हैं, परेशानी कर रहा है ना ये हमारे पास। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज थे, ये वाले पीछे वाले पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो इनको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं। तो जैसे भूसंपर्कित किया, ये कैसा था, पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन निकले और इसने इन धनावेशों को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इसने धनावेशों को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, उदासीन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों ने पीछे वाली सतह को उदासीन कर दिया जैसे इसको अपन ने भूसंपर्कित किया। तो भूसंपर्कित का मतलब वही, आपने कोई एक चालक तार ली, उसको ग्राउंड में दबा दिया। भाई मान लो यही है मेरे पास में हैंगर है, ये भी चालक ही है ना। अभी मैंने क्या किया, इसको, इसका वायर बना, मोड़ मोड़ के ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हो गया न्यूट्रल। यहाँ मैं ही जाके खड़ा हो गया और पीछे वाली सतह पर ऐसा हाथ रख लिया फील देने के लिए। देखो वो फोटो खिंचवाते हैं ऐसे कुछ, तो मैंने इसको टच किया, टच करते मेरे थ्रू जो आवेश है वो किसमें चले गए, ग्राउंड में। क्यों, क्योंकि मैंने स्लीपर्स नहीं पहनी, मेरी बॉडी भी कंडक्टिंग है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब भूसंपर्कित को हटा भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि इस पर धनावेश आ गए, इस वाली सतह पर, पास वाली सतह पर ऋणावेश आ गए हैं, वहां से धनावेश निकल चुके हैं अब, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज तो अभी भी इसको अट्रैक्ट करके बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर अब इसको दूर ले जाएंगे, इस छड़ को जैसे दूर लेके जाएंगे, इस पर जो आवेश हैं, जो ऋणावेश, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। खत्म, बस हो गए आवेशित। अगर ऐसे इसके ऊपर धनावेश चाहिए था, मैं कोई ऐसी वस्तु लेता जो ऋणावेश होती। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लास्टिक की छड़ ली, तो यहाँ पर धनावेश आ जाएंगे, दूर वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएंगे। उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते ही, भूसंपर्कित करते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो धरती माता में चले जाएंगे, तो यहाँ पर धनावेश बचेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसको दूर लेके जाएंगे, वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो ये है बाय इंडक्शन। एक और है हमारे सिलेबस में, एक और तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उसको भूसंपर्कित किया। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप वस्तु को भूसंपर्कित करें। उसमें देखो क्या होगा, हम दो चालकों का यूज करें। ये दो चालक है, ठीक है ना, मस्त, दोनों निरावेशित है, कोई आवेशित नहीं दोनों पे, दोनों निरावेशित है। तो
जो दोनों निरावेशित हैं, दोनों पे कोई आवेश नहीं, तो मस्त बैठे आराम से। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे और वापस इसके पास में कोई भी एक छड़ लेंगे। चलो पहले धनावेशित ली थी ना, ऋणावेशित ले लेते। चलो इस पर ऋणावेशित छड़ ली, तो यहाँ पे आ गया धनावेश और दूर वाली सतह पर ऋणावेश। भाई जो ऋणावेश है वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाना चाहता है, दोनों कांटेक्ट में हैं, दोनों चालक हैं, तो जो भी ऋणावेश है वो इस बॉडी वाले भी उस बॉडी में चले गए, और जो इस बॉडी के अंदर धनावेश तो वो इधर आके खिंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे धनावेश आ जाएंगे पास वाली पे और दूरी वाली पे ऋणावेश। अब देखो, अब अगर मैंने इसको इसके कॉन्टेक्ट में से हटा दिया, भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे तो पॉजिटिव चार्ज तो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होके बैठे हैं, और ये जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज को यानी धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बहुत तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, और वो धनावेश तो वैसे दूर बैठे हैं मस्त। ठीक है, तो अब दोनों को अलग करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्यों नहीं पड़ा, फट गया, देखो धनावेश सेपरेट हो गए। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं इस रॉड को हटा दूं तो रॉड को हटाने के बाद यहां पे कैसे आवेश आ जाएंगे, अब देखो क्योंकि इस पे धनावेश था ना, तो ये धनावेश उसके ऋणावेश को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, ये धनावेश इसके ऋणावेश को आकर्षित करेंगे। जैसे दोनों को कुछ दूरी पे लेके जाऊंगा ना, तो इस पर धनावेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक समान रूप से, और इसमें ऋणावेश। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो वस्तु को आराम से आवेशित कर सकते हैं प्रेरण के द्वारा। यहाँ एक चीज मुझे लगता है आप लोगों को बताना और बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब भी हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु में जाते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ द्रव्यमान की भी हानि होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, जब भी किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ द्रव्यमान लेके गया, भले बहुत कम, पता भी नहीं पड़ा, लेकिन लेके गया। और जिस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, और ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये द्रव्यमान हमारा इसका बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से भी अपने को याद रखना है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है। भाई मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 से गुणा कर दो। मैं कह रहा हूं ये पेंसिल है, मान लो 10 ग्राम की है, अभी ऐसे 50 पेंसिलें चली गई तो कितना द्रव्यमान गया मेरे में से, 10 इंटू 50, 500 ग्राम चला गया। एक इलेक्ट्रॉन पे 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलो जो है द्रव्यमान है, तो ऐसे में से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, ठीक है, जिसमें से निकले उसका द्रव्यमान कम और जिसमें चले गए उसका द्रव्यमान बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो आज का टास्क था हमारा, तीनों जो टॉपिक थे हमने आज खत्म कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने ही हमारा मोटिव है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से आप लोग इसको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।